Good morning, all of you. Welcome to Shanti Niketan ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम. माई सेल्फ प्रांजल, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन. आज का जो हमारा चैप्टर है वो चल रहा था ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स. इसका टॉपिक हमारा स्पीड, यानी स्पीड मैंने आपको बताया था. इसमें हम आगे पढ़ेंगे स्पीड डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ स्पीड, मेथड टू डेवलप स्पीड. तो ये जो हमारा टॉपिक है स्पीड के बारे में आप लोगों को सबको ही पता होगा कि एक एथलीट जो भी या स्पोर्ट्स एंड फील्ड में प्लेयर हो तो स्पीड बहुत यानी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि स्पोर्ट्स एंड फील्ड एक चैलेंजिंग स्पोर्ट है, चैलेंजिंग एरिया है. तो उसमें हमें स्ट्रेंथ, स्पीड ये सारी जरूरत पड़ती है. और स्पीड या आप कोई सा भी स्पोर्ट्स ले लो, आप हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, हर चीज़ में आपकी स्पीड जो बहुत ज़रूरी है. तो पहले हम इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि स्पीड होती क्या है, स्पीड को डेवलप कैसे करते हैं, अपनी स्पीड को बढ़ाते कैसे हैं, और स्पीड के लिए ज़रूरी क्या चीज़ें हैं. ठीक है, तो कुछ मेथड्स हैं और स्पीड के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो नंबर मैं आपको पहले बता दूं कि स्पीड जो है यानी जो हमारी बॉडी की जो गति है, यानी किसी चीज़ को या किसी एक डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लग रहा है या हम कितने टाइम में उसको कवर कर रहे हैं ड्यूरेशन को, जब वो एथलीट स्प्रिंटर हो या वो कोई प्रोफेशनल धावक हो, तो वो कोई भी हो तो उसके लिए स्पीड एक वो चीज़ है कि हम जो गति जो एक हमें एक डिस्टेंस देती है 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, तो हम उसे कितने टाइम में उसको ख़त्म कर रहे हैं यानी भाग कर, तो वो हमारी स्पीड है. ठीक है, तो इसमें देखते हैं डेफिनेशन ऑफ स्पीड. ठीक है, in the context of sporting activity, speed refers to the ability to produce the greatest possible impulse at the shortest possible time. It is characterized by the maximal quick relaxation, contraction and relaxation of muscles. Speed of individual will vary according to the functioning of their nervous system. The implication of this factor is that it is not as easy to train the athlete in speed as it is to develop their strength and endurance. Speed is determined by the structure of the muscles fiber, as the fast twitch muscles fiber dedicate the level of speed in the individual can achieve. This aspect is hereditary, hence athlete of certain racer are better sprinter than other. यानी जैसे कि मैंने बताया स्पीड हमारी क्या है, यानी जो हमारी मसल्स होती हैं उनका जल्दी से संकोचन होना, जल्दी से कॉन्ट्रैक्शन एंड एरेक्शन होना उनका जी क्या हमारी मसल्स पर डिपेंड करता है. यानी कितनी जल्दी हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो रिएक्ट करती हैं और फिर उन्हें शिथिल भी होना पड़ता है. जितनी जल्दी रिएक्ट करती हैं फिर उसके बाद उन्हें रिकवरी टाइम में उन्हें रेस्ट भी करना होता है, शिथिल भी होना है. तो वो हमारी मसल्स पर डिपेंड करते हैं, हमारे फाइबर्स पर डिपेंड करती है हमारी स्पीड. मैं आपको पहले बता चुका था कि स्पीड और इंडोरेंस दोनों ही, इंडोरेंस में पिछले पढ़ा चुका हूँ आपको पिछली वीडियो में. तो मैंने आपको बात करी थी फाइबर्स की. तो स्पीड हमारी डिपेंड किस पे करती है, यानी हमारे फाइबर्स पर जो कि जेनेटिक होते हैं. मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी में दो तरह के फाइबर होते हैं, फास्ट टिश्यूज फाइबर एंड स्लो टिश्यूज फाइबर. तो जिनकी बॉडी में फास्ट टिश्यूज फाइबर्स होते हैं उनकी स्पीड अच्छी होती है, यानी उनकी जो अंदर जो उनकी बॉडी जो उनकी एबिलिटी होती है स्पीड की वो काफ़ी अच्छी है. लेकिन जिनमें स्लो टिश्यूज फाइबर्स होते हैं उनका इंडोरेंस अच्छा होता है. तो इस चीज़ को देखते हुए मैं आपको एग्जाम्पल मैंने बताया था कि उसेन बोल्ट है, वो हमेशा उसकी स्पीड क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उसके अंदर फास्ट टिश्यूज फाइबर, इसीलिए तो वो ज़्यादा लॉन्ग रेस में भाग नहीं लेता, वो सिर्फ 100, 200 और 400 में लेता है. ठीक है, तो ये फाइबर और ये फाइबर्स क्या होते हैं, जेनेटिक होते हैं. ये हम अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, जेनेटिक होते हैं, तो इनमें हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते. ठीक है, तो स्पीड हमारे फाइबर्स पर डिपेंड करती है. ठीक है, तो जो मैक्सिमम टाइम में जो हमें ड्यूरेशन क्लियर करनी होती है, ड्यूरेशन जो निकलती है वो हमारी स्पीड कहलाती है. वो हमारे जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो ये आपको स्पीड का मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारा एक साइंटिफिक रीज़न अगर हमें लिखना हो किस पर डिपेंड करती है तो वो हमारे बॉडी के फाइबर्स. ठीक है, अब बात क्या करते हैं, द एक्सक्लूसिव स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिविजुअल मसल, द ग्रेटर ऑफ द एक्सक्लूसिव स्ट्रेंथ द ग्रेटर द स्पीड. The flexibility and durability of the muscles, they should be able to execute the wide range of movement. The personal attitude and work ethic of the athlete. यानी फाइबर्स के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपकी एक्सक्लूसिव स्ट्रेंथ आपकी अच्छी होगी तो आपकी स्पीड भी अच्छी होगी. ठीक है, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, रेंज ऑफ मूवमेंट आपके जॉइंट का ज़्यादा होगा तो आपकी स्पीड अच्छी होगी. ठीक है, एंड द पर्सनल एटीट्यूड एंड वर्क एथिक ऑफ द एथलीट. यानी आपका एक पर्सनल एटीट्यूड भी होता है, आपका बिहेवियर भी होता है किसी चीज़ को करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए, तो भी हम अपनी वहाँ स्पीड्स को दिखा सकते हैं. ठीक है, और अच्छी इंप्रूव कर सकते हैं. तो ये आपको हो गया क्या स्पीड का मतलब. अब बात करते हैं हम इसके टाइप्स पर कि टाइप्स ऑफ स्पीड क्या है. टाइप्स ऑफ स्पीड में हम देखते हैं
इसमें आपके 5 टाइप्स दे रखे हैं, मैं आपको बताता हूँ। रिएक्शन एबिलिटी, एक्सेलरेशन एबिलिटी, लोकोमोटर एबिलिटी, मूवमेंट एबिलिटी एंड स्पीड इंड्योरेंस। तो रिएक्शन एबिलिटी को देख लेते हैं हम। रिएक्शन यानी किसी चीज़ पर रिएक्ट करना, यानी प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया योग्यता हमारी, जो कि हम किसी चीज़ में प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे रिएक्शन एबिलिटी इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड क्विकली एंड करेक्टली टू द स्टिमुलस, whether it is the visual or tactical. In sport it is the important that the athlete has good reaction ability and reflexes. This is a particularly vital in combined sport. Reaction ability may be classified into simple reaction ability, in which the ability to react quickly in practice owing the stimulus being the known one. The complex reaction abilities quick the stimulus can be varied, unpredictable and response have a adapt accordingly. यानी रिएक्शन एबिलिटी क्या होता है, स्पीड का एक भाग है। तो रिएक्शन का मतलब आप लोगों को सबको पता है कि हम प्रतिक्रिया, और ये रिएक्शन एबिलिटी ज़्यादातर आपके कॉम्बैट स्पोर्ट हैं, जैसे द्वंद्वात्मक स्पोर्ट्स हम बोलते हैं, द्वंद्वात्मक खेल बोलते हैं, जैसे कि आपका बॉक्सिंग हो गया, ताइक्वांडो हो गया, फेंसिंग हो गया, आपकी रेसलिंग हो गई। ये सारे कौन से हैं, हमारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं, द्वंद्वात्मक, ठीक है, एक दूसरे से। क्योंकि बॉक्सिंग में आप देखते हो कि प्रतिक्रिया कितनी जरूरी है, यानी जब दो बॉक्सर आपस में उनका स्पोर्ट चल रहा होता है, उनका इवेंट, तो उन्हें विद इन सेकेंड अपने पंच को लगाना होता है, विद इन सेकेंड अपने पंच को, जिसका रिएक्शन टाइम अच्छा हुआ, पहले उन्हें बच के फिर अपने पंच को यानी टारगेट करना है। तो वहाँ पे क्या है, जितने भी कॉम्बैट स्पोर्ट होते हैं, जब आप ताइक्वांडो में देख लो, उसे किक लगानी है तो विद इन सेकेंड उसको क्विक यानी किक लगा के आना अपनी पोजिशन में। तो ये सारी चीज़ क्या है, आपकी रिएक्शन एबिलिटी जिसकी ज़्यादा अच्छी होगी तो वो इन कॉम्बैट स्पोर्टों में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। खासतौर से अगर आप क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में आपको रिएक्शन टाइम बहुत ज़रूरी है। रिएक्शन टाइम जैसे कि बॉल जब यानी 140-150 किलोमीटर की बॉल की जो स्पीड से आ रही है, और आपको वहाँ पर बॉल को देखने के बाद आपका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, तो वहाँ पे आपकी रिएक्शन एबिलिटी, अगर आप लेट होते हो तो आप बॉल को हिट नहीं कर सकते। तो वहाँ पे आपकी रिएक्शन एबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ फील्डर है, फील्डिंग जब फील्डिंग करता है तो विद इन सेकेंड, मिली सेकेंड्स में बॉल कैच करनी होती है, तो वहाँ आपका रिएक्शन टाइम अगर स्लो होता है तो वहाँ आप कैच नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी जैसे आपके जो कैचेस होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको रिएक्शन एबिलिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन एबिलिटी हो गया। अब बात करते हैं हम अपने स्पीड इंडोरेंस की बात कर लेते हैं, बाकी तो नॉर्मल है। स्पीड इंडोरेंस देख लो, कहीं भी है, मैंने आपको बताया इंडोरेंस की बात आती है तो वो चीज़ होती है कि आप अपनी प्रतिक्रिया को, जो आप क्रिया कर रहे हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हो, तो आप उसे कितने टाइम तक अच्छे तरीके से कर सकते हो, रन कर सकते हो, ठीक है। स्पीड इंडोरेंस में देखते हैं। स्पीड इंडोरेंस इज द एबिलिटी टू परफॉर्म मोटर मूवमेंट क्विकली अंडर कंडीशन ऑफ फैटीग। इट डिपेंड ऑन एक्सक्लूसिव स्ट्रेंथ, स्किल, एनाबॉलिक कैपेसिटी एंड इंडोरेंस ऑफ द इंडिविजुअल। यानी स्पीड इंडोरेंस इज द एबिलिटी टू परफॉर्म मोटर मूवमेंट क्विकली अंडर कंडीशन ऑफ फैटीग। यानी आप थकावट की स्थिति में भी, जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो या किसी स्पोर्ट एक्टिविटी को कर रहे हो, तो थकावट की स्थिति में भी आप उसे करने की जो आपकी क्षमता होती है वो आपका स्पीड इंडोरेंस कहलाता है। ये आपकी एनारोबिक कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है एंड आपके इंडिविजुअल यानी इंडोरेंस ऑफ इंडिविजुअल, आपके स्टेमिना पर डिपेंड करता है, ठीक है, स्पीड इंडोरेंस। अब बात करते हैं हम मेथड टू डेवलप स्पीड, ठीक है। अभी हमने टाइप्स की बात कर ली, अब बात करते हैं हम मेथड टू डेवलप स्पीड। यानी स्पीड के बारे में हमको पता चल गया कि स्पीड क्या चीज़ होती है, कैसे डिपेंड है किन चीज़ों पे, स्पीड की रिएक्शन एबिलिटी है, स्पीड इंडोरेंस है, ये सारी चीज़ हमें समझ में आ गई। अब बात है कि इसको मेथड यानी भागना तो हर कोई जानता है, हर कोई अच्छा, लेकिन अब बात आती है प्रोफेशनल तरीके से हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं हम, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, तो हम कैसे ट्रेन हो सकते हैं इसमें, हमारे ट्रेनर्स हमें कौन कौन सी यानी जो उसके तरीके हैं स्पीड को डेवलप करने के। तो आपके कोर्स में दो तरीके हैं, एक्सेलरेशन रन एंड पेस रन, ठीक है। यानी आपके कोर्स में दो हैं, एक्सेलरेशन रन एंड पेस रन। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे जिससे हम अपनी स्पीड को डेवलप कर सकते हैं। एक्सेलरेशन रन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इन फिजिक्स we learned that the acceleration of the object, the rate of which the speed changes when the athlete sprinter does not simply start running the maximum speed, it is the attained through gradual acceleration. This principle is used to acceleration run mode of developing speed. The athlete runs for a specific distance starting at the zero speed and then the working towards maximal velocity during the course of running.
यानी एक्सेलेरेशन रन में आप, जैसे एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सीलेटर यानी तुरंत, यानी तुरंत, तुरंत बोलते हैं ना हम, तुरंत फिजिक्स में बोलते हैं तुरंत। तो उसमें क्या होता है एक्सेलेरेशन रन में, यानी अपने आप को एक्सीलेट करना होता है, यानी आप जीरो की स्पीड में हो, बिल्कुल विराम अवस्था में हो, विराम अवस्था से आपको अपने आप को एक्सेलेरेशन करना है और वहाँ ऐसे ही आपको रिपीटेशन करनी है जिससे आपको स्पीड आपकी। लेकिन एक्सेलेरेशन रन आपको मैं बता दूं कि जो भी धावक होते हैं वो 6 सेकंड में अपनी प्रॉपर जो स्पीड होती है, जो एक प्रॉपर स्पीड जो बिल्कुल अपनी मैक्सिमम स्पीड में आते हैं, वो 6 सेकंड लगते हैं उन्हें। जब एक स्प्रिंटर स्टार्ट लेता है तो 6 सेकंड में वो अपनी अधिकतम गति में होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। 6 सेकंड में वो अपनी अधिकतम गति पर होता है। तो जब वो जीरो से स्टार्ट करता है, जैसे विसिल बजती है, तो उसे अपनी पूरी ताकत से एक्सक्लूसिव स्ट्रेंथ वहाँ पे यूज़ करती है और वो अपनी पूरी स्पीड से भाग सकता है। तो हम अपनी पूरी स्पीड से, जैसे अगर 20 या 30 मीटर तक हम पूरी स्पीड से भाग सकते हैं, प्रोफेशनल धावक, ठीक है। तो क्या होता है, तो ये रिपीटेशन हमें करने होते हैं। आपने देखा होगा जब भी क्रिकेट का मैच स्टार्ट होता है या जब वार्म अप करते हैं, तो कुछ आपने फुटबॉल के प्लेयर देखे होंगे, तो वो क्या है 10 से 20 मीटर में स्प्रिंट लगाते हैं और फिर वहाँ वही रिपीटेशन अपने करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा मैच से पहले वार्म अप उनका एक कैंप यानी एक ट्रेनिंग पीरियड चलता है खिलाड़ियों का, तो वो अपने आप को वार्मिंग करने के लिए, वार्म अप करने के लिए स्प्रिंट मारते हैं, ठीक है, स्प्रिंट करते हैं। तो स्प्रिंटिंग में आपका क्या होता है, उसे एक्सीलेरेशन रन बोलते हैं। उसमें क्या होता है, स्प्रिंटर विराम अवस्था से अपनी मैक्सिमम स्पीड में 20 से 30 मीटर की दूरी को तय करता है। फिर वो अपनी ऐसे क्या पूरे दिन, पूरे अपने प्रेयर सेशन में 10 से 12 बार यही रिपीटेशन आपको करने होते हैं। यही रिपीटेशन आपको क्या है, एक आपकी जो बॉडी वार्म अप भी होती है, आपकी मसल्स भी वार्म होती हैं और आपकी बॉडी एक खुलापन हो जाता है, स्टिफनेस खत्म हो जाती है और बॉडी वार्म होती है। उसके बाद आप इन्हीं रिपीटेशनों को रिपीट करते हैं और एक टाइम तक आपके ट्रेनर उसको कराते हैं। उससे क्या आपकी जो डेवलप होती है, जो आपकी तेज, जो आपकी बॉडी में जो स्पीड डेवलप होगी, वो एक्सेलेरेशन स्पीड, यानी आपकी बॉडी की जो स्पीड है वो और ज़्यादा अच्छी आएगी। तो लेकिन आपको मैं बता दूं, ट्रेनिंग जब भी ली जाती है तो पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। ये नहीं कि आपने एक दिन में आप वो अच्छे अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे या आप बहुत स्पीड हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपकी मेन चीज़ क्या होती है, ट्रेनिंग में आपको पेशेंस, हार्डवर्क, डेडिकेशन, ये तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप अगर तीनों चीज़ों को लेके आप अपनी ट्रेनिंग करते तो आप लक्ष्य तक जरूर पहुँचोगे। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, डेडिकेशन नहीं है अपने स्पोर्ट्स को लेके या अपने लक्ष्य को लेके, तो वहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आपको क्या है, टाइम के साथ डे बाय डे आपको अपने जो कोचेस हैं, जो ट्रेनर हैं, उनकी देख रेख में आपको ये वाला मेथड प्रॉपर तरीके से करना, तब आपकी स्पीड डेवलप होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम पेस रन। पेस रन की बात करते हैं हम। Unlike acceleration run, pace run is the characterized by the uniform speed. The means that the athlete runs the course of the race of steady the definite speed. This method applied to races of 80 meter and above. Since the athlete achieves maximum speed early into the race in long races, the run risk of the trainee is the failure. Maintain her the highest speed throughout. The good athlete can run the distance of 300 meter only the full speed. Energy therefore need to be the concert for the 80 meter races. Let us take the example of the runner whose the best time is the 1 minute 40 second. Applying pace run strategy, she should run the first half in 40 second and the next in 51 second. For middle and long distance races, pace run is the better method to use compared to speed run. Distribution of energy is the very important. If a participant run to race too fast in the beginning of the run, will not the able complete the race. This is the way athlete run phases, keeping the pace according the distance in mind. If on phase the follows the concept, she could be left behind early the race. Pace run help improve the maintain the speed for about 20 to 45 meter. In pace run training, the athlete should run at the very slow speed for a distance 10 to 20% more than the racing distance. For repetitive runs, she should run slightly below her maximal speed, proper interval in the important so that she can recover before the next run without fatigue. देखते हैं पेस रेसेस में क्या होता है। अभी तो हमने बात करी थी एक्सीलेरेशन रन की। एक्सीलेरेशन रन हम क्या है 100 से 200 मीटर की में एक्सीलेट कर सकते हैं, लेकिन बात करते हैं हम पेस रेसेस। तो पेस रेसेस आपको 800 मीटर या 800 मीटर की ऊपर की रेसेस होती हैं, वो आपके पेस रेसेस में आएंगे। पेस रेसेस में आपको क्या ट्रेनिंग करनी है, आपको स्टार्ट लेना है विराम अवस्था से, नॉर्मल वॉक करते हुए। नॉर्मल वॉक करते हैं हम सेम, यानी इसमें क्या है आपकी जो पेस रहेगी ना, जो आपकी स्पीड, जो आपकी बॉडी की पेस रहेगी, वो नॉर्मल पेस रहेगी। यानी आपको एक
नॉर्मल आपकी जो स्पीड है, जो आपका एक रिदम है, वो रिदम आपका सिस्टम से चलता रहेगा। यानी आपको अपनी, जैसे आपको 800 मीटर की, यानी आपको अभी 800 मीटर की रेस है, 800 मीटर की रेस में आपको 100 सेकंड है, ये 100 सेकंड है, तो शुरू के 40 सेकंड में अपना एक हाफ कंप्लीट करोगे एंड फिर आप 51 सेकंड में अपना हाफ कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपकी जो गति होती है आपकी बॉडी की, वो एक मिडिल यानी एक मीडियम रनिंग होती है। मीडियम रनिंग में आप रनिंग अपनी स्टार्ट करते हो, तो वो आप उसी पेस में आपकी पूरी जो स्पीड है चलती रहेगी। लेकिन ये 800 और 800 मीटर से ऊपर की रेसेस में आपको इस तरीके का मेथड यूज करना होता है। ठीक है, जैसे एक एथलीट है, वो राउंड लगा रहा है, यानी ट्रैक के राउंड लगा रहा है, तो नॉर्मल स्पीड में उसको डेवलप करता है अपनी स्पीड को, यानी एक इंडोरेंस उसका डेवलप होता है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कि 800 मीटर की रेस है, तो आपने देखा होगा कि एथलीट क्या करते हैं, शुरू में क्या स्लो भागते हैं, यानी अपनी एनर्जी को बचाते हैं। लेकिन जब लास्ट के जो ट्रैप आते हैं, जो लैप आते हैं, फिर वो अपनी स्पीड को बढ़ा के उसको कवर करते हैं। अगर वही चीज़ अगर क्या करें, वो मेथड इसलिए यूज है, अगर कोई एथलीट शुरू में ही तेज भागने लग जाता है, 800 मीटर की रेस है, शुरू में ही वो तेज भागने लगता है, तो वो कभी जीतता नहीं है और वो फेल होता है, उस रेस में वो फेलियर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो वहाँ पे अपनी एनर्जी को बचाते हैं, अपनी एनर्जी को एथलीट क्या करता है, बचाता है। और लास्ट के 100 या 200 मीटर जब उसको बचते हैं, तब वो अपनी उसी एनर्जी को, बचाई हुई एनर्जी को उसमें यूज करता है और वो उस रेस को जीतता है। ठीक है, तो ये इस तरीके की जो रेसेस जो आपने देखे कि इस तरीके के मेथड यूज किए जाते हैं, तो पेस रेसेस कहलाते हैं, पेस रेसेस से निकलते हुए वो मेथड है। ठीक है, एंड मैक्सिमम स्पीड इज आल्सो डिटरमाइंड बाय एज एंड परफॉर्म लेवल द शुड टू कीप इन माइंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। यंग चिल्ड्रन कैन मेंटेन देयर मैक्सिमम स्पीड for 50 to 20 meters and well trained athlete can maintain their speed for 40 meters. Repetition should be fixed accordingly to this parameters. यानी ये जब आपका ये सेशन चलता है, तो उसमें आपको रिपीटेशन, यानी रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है। आप किसी जब तक रिपीटेशन नहीं करोगे, तो आपकी जो जो आपकी एक लेवल है, वो लेवल आप क्रॉस नहीं कर पाओगे। तो आपको लेवल क्रॉस करना है और रिपीटेट करना है बार बार उसके, जो आपका 1 घंटे, 1.5 घंटे, आधे घंटे, जो भी आपका सेशन है उसको पूरा करना है। ये नहीं कि आपने 800 मीटर भाग लिया और आप रुक गए, उसको रिपीटेट करना है आपको। रिपीट जब तक नहीं करोगे, जब तक आपके अंदर पूरे स्पीड आपकी डेवलप नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये आपके एज पे भी डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है। ठीक है, आपका मेल हो फीमेल हो, इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपके 2 मेथड थे, एक्सेलरेशन रन एंड आपका एक्सेलरेशन रन एंड पेस रन। तो ये तो बात हो गई हमारी स्पीड की। अब बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अगला, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेशन, टाइप्स एंड मेथड टू इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी को हम देख लेते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। सबको ज़्यादा मैं बता ही चुका हूँ आपको, फ्लेक्सिबिलिटी 11th में हमने पढ़ा था। फ्लेक्सिबिलिटी यानी जो हमारी बॉडी की लचक है, जो हमारी बॉडी की लचक है, जो हमारी बॉडी में अगर लचक नहीं होगी, आपने देखा होगा जिस चीज़ में लचक होती है तो वो टूटती नहीं है आसानी से, और जिसमें कड़कनेस होती है वो टूट जाती है। तो ये सेम हमारी बॉडी में भी हमारी हड्डी है, जो मांसपेशी है, उन पर भी ये डिपेंड करता है। तो हमारी अंदर अगर बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, तो हमारे इंजरी होने के चांसेस बहुत हैं हमारे साथ। यानी इंजरी होने, स्पोर्ट्स एंड फील्ड में इंजरी बहुत ही मेजर एक पार्ट है, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन कहीं हद तक उससे बच सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो एक स्पोर्ट प्लेयर को इंजरी से बचाती है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी टू एक्सिबिट द वाइड रेंज एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मूवमेंट बाय द इंडिविजुअल जॉइंट। With the greater flexibility, the individual can efficiently perform various motion, whether they are the complicated, the ordinary. Moreover, flexibility reduces the amount of time required by the athlete to perfect target moves, reduce fatigue and risk of injuries, as well as increase strength, speed, and endurance. Flexibility is the influenced by the factors such as the automatic structure of joint, how far the ligament and muscles can be extended, proper warming up, the right exercise, the age, gender and physical strength of the individual, body temperature। देखते हैं तो इसमें क्या है डेफिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। डेफिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी टू द वाइड रेंज एंड एम्पलीट्यूड द मूवमेंट बाय द इंडिविजुअल जॉइंट। यानी जो आपके जॉइंट है, जॉइंट की जो आपकी रेंज है, एबिलिटी, वाइड रेंज एंड एम्पलीट्यूड द मूवमेंट बाय द इंडिविजुअल जॉइंट। यानी जो हमारे जॉइंट की जो रेंज है,
वो जो सब जिसकी ज़्यादा होगी उसकी बॉडी में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो क्योंकि हमारे जो जॉइंट है वो एक तरीके के हमारे जोड़ हैं, उन जोड़ों की हमें रेंज, मूवमेंट ऑफ जो रेंज है वो हमें बढ़ानी होती है, तब हमारी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो उसके लिए क्या होता है, आपको एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट, प्रॉपर वार्मिंग अप, द राइट एक्सरसाइज, द एज, जेंडर एंड फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिविजुअल, बॉडी टेम्परेचर, ये पांचों चीज़ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम अपनी जो मेथड है कैसे हम फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें भी हम मेथड। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, अक्रिय फ्लेक्सिबिलिटी, पैसिव देखते हैं पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी टू परफॉर्म अ रेंज ऑफ मूवमेंट विद द ग्रेटर ईज थ्रू एक्सटर्नल हेल्प। इट इनेबल्स द इंडिविजुअल टू एज्यूम एंड होल्ड द पोजीशन विदाउट her his own muscular power, for example doing stretch with the help of partner, is influenced by the factor like the anatomical structure of joint, the extensibility of the ligament। यानी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है कि इसमें क्या, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है, एक्सटर्नल हेल्प लेके हम एज अ पार्टनर की हेल्प लेके अपनी जो रेंज ऑफ मूवमेंट है हमारे जॉइंट के, उसको हम बढ़ाते हैं, यानी उसको हम स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें एक्सटर्नल पार्टनर की हेल्प लेनी होती है और उसके थ्रू हम अपने जो मसल्स हैं उन पर प्रेशर करते हैं और उन्हें खींचते हैं, यानी उन पर खिंचाव पड़ता है और फिर उस पर यानी प्रेशर डालते हैं, जो कि हम एक्सटर्नल पार्टनर की हेल्प करके। तो वो क्या आपकी आती है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। ठीक है, एंड अब देखते हैं हम एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। Active flexibility, no external help is required. The range of movement is performed use the individual own muscular force. It is the lesser in the force the passive flexibility to varies the active flexibility are। इसमें क्या होता है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में भी हम अपने जो रेंज ऑफ मूवमेंट होते हैं अपने जॉइंट के, उन्हें बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसमें भी हम उसमें क्या था, हमने जो क्या करा था, जो मस्कुलर जो हमने अपनी मांसपेशियों पे जो जोर डाला था वो हमने डाला था अपने पार्टनर की हेल्प से। लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम अपनी जो मांसपेशियों पे जो प्रेशर करेंगे वो अपनी ओन फोर्स, अपनी खुद की ताकत लगा के हम उस पर फोर्स करेंगे फोर्सफुली, और उसको खिंचाव पैदा करेंगे, जिससे कि हमारी जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होंगी और वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। ठीक है, अब बात आती है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैटिक का मतलब आपको होता है स्थिर लचक। It is the ability to perform a movement with a large aptitude while remaining the static position, that is the sitting, standing and lying। Example include chest stretch, bicep stretch, shoulder stretch and side bend। यानी इसमें क्या होता है, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर अवस्था, यानी स्थिर अवस्था में जो फ्लेक्सिबिलिटी करेंगे, या तो हम लेट के कर सकते हैं, या हम झुक के कर सकते हैं, हम खड़े होके या बैठ के। तो उसमें क्या होगी, हमारी जो पोजीशन होगी बॉडी की वो स्थिर रहेगी। ठीक है, कोई भी उसमें गति नहीं होगी। उसमें क्या करेंगे, हम अपनी जो रेंज ऑफ मूवमेंट है उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसमें भी हम अपनी बॉडी को प्रेशर करेंगे, यानी स्ट्रेच करने के लिए। ठीक है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, चेस्ट स्ट्रेच कर सकते हैं, बाइसेप स्ट्रेच कर सकते हैं, शोल्डर स्ट्रेच कर सकते हैं, साइड बेंड कर सकते हैं। लेकिन अवस्था क्या होगी हमारी, वो स्थिर होगी। अब बात करते हैं डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। डायनामिक का मतलब समझ रहे हो, गतिशील। ठीक है, it is the ability to perform a movement with a large amplitude while the body is motion, that is the running, jumping, kicking, etc। Example include joint rotation, neck mobility, arm swing, etc। Dynamic flexibility stretch are recommended as the warming up exercise। इसमें क्या है, जस्ट उसका अपोजिट है। इसमें क्या होगी, हमारी जो बॉडी की जो अवस्था होगी वो गतिशील अवस्था होगी। जैसे रनिंग करते हुए हम अपने स्ट्रेच करते हैं, हैंड स्विंग करते हैं। ठीक है, एंड आप किकिंग करते हैं। आपने देखा होगा कुछ बॉलर बॉलिंग कराते हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है, वो स्ट्रेचिंग किस में करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी क्या करते हैं, उनकी गतिशील अवस्था में करेंगे। ठीक है, उनकी बॉडी में अलग ही आपको गतिशीलता दिखाई देगी। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गया टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब बात करते हैं मेथड ऑफ इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपके देखते हैं नंबर फर्स्ट मेथड है बैलिस्टिक मेथड में देख लेते हैं। In this method, the movement is performed with the rhythmic swinging in the maximum range that can be obtained. The involved joint the stretch with the swing, keeping the count in mind. At each count, the joint is stretched to the maximum limit and then flexed। यानी जो ब्लास्टिक मेथड होता है, इसमें क्या करते हैं हम, ब्लास्टिक मेथड में
जो हम अपने जो टिश्यूज होते हैं, जो हमारी मसल्स होती हैं, इस पर हम प्रेस करते हैं काउंट करके, यानी काउंट पे प्रेशर, जैसे 1 काउंट 2 काउंट 3 काउंट ऐसे हम काउंट करते हैं और उस वाले पार्ट को हम धीरे धीरे काउंट के साथ उस पर प्रेशर भी बढ़ाते चले जाते हैं, उसकी लिमिट जो होती है उस पर प्रेशर और डालते चले जाते हैं। तो क्या है, काउंट के जरिए हम उस पर प्रेशर डालते हैं अपनी बॉडी पर, जिससे कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है जितना जितना प्रेशर। फिर दोबारा क्या करते हैं, जितनी हमारी एक इंडिविजुअल की एक लिमिट होती है उस लिमिट तक ले जाते हैं, फिर वहाँ पर रिटर्न करते हैं और फिर ऐसे काउंट यानी रिपीटेशन करते रहते हैं। तो ये प्लास्टिक मेथड क्या होता है, अपनी काउंटिंग पर चलता है, जिससे क्या होता है हमारी जो लचक है वो बढ़ती है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, लेकिन वो डिपेंड उस पर करता है ओवर स्ट्रेचिंग ना हो जाए। ओवर स्ट्रेचिंग होगी तो हमें इंजरी होने के चांसेस हैं, तो उसके लिए क्या, उससे पहले हमें प्रॉपर वार्म अप होना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा क्या है, ब्लास्टिंग मेथड। अब बात करते हैं हम स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड, यानी स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड का क्या होगा, स्टैटिक का भी हमने मतलब पढ़ा था। अब बात आ गई स्ट्रेचिंग मेथड। स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड यानी खिंचाव हमें डालना है लेकिन स्थिर अवस्था में, ठीक है। इन स्टैटिक स्ट्रेचिंग द मसल्स स्ट्रेच टू इन द मैक्सिमम लिमिट एंड देन रिलीज gradually to return to its original position. The duration of stretching varies according to the requirement of the individual. For cooling down 10 seconds can be applied and for flexibility stretch 30 seconds will suffice. This method consider better and safer, there the fewer chances of getting injured. यानी इस मेथड में क्या करते हैं, जो हमारी अवस्था होती है वो स्थिर अवस्था होती है, लेकिन खिंचाव हम डालते हैं अपने मैक्सिमम लिमिट तक, हम इस पर खिंचाव डालते हैं और फिर दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आते हैं। ऐसे करके हम रिपीटेशन कर सकते हैं और इसमें 10 से 30 सेकंड तक हम ड्यूरेशन कर सकते हैं। वो एक इंडिविजुअल की जो उसकी खुद की क्षमता उसके अकॉर्डिंग हम ये टाइमिंग सुइटेबल कर सकते हैं। इन दिस मेथड कंसीडर बेटर एंड सेफर इज देयर द फ्यूअर चांसेस ऑफ गेटिंग इंजर्ड। यानी ये एक अच्छा मेथड है अपनी स्ट्रेचिंग यानी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। इसमें यानी जो इंजर्ड होने के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं। अब बात आती है डायनामिक स्ट्रेचिंग मेथड। डायनामिक का मतलब गतिशील है, स्ट्रेचिंग मेथड। डायनामिक स्ट्रेचिंग मेथड यूजेस एक्टिव मस्कुलर मूवमेंट दैट ब्रिंग अबाउट स्ट्रेचिंग बट इज नॉट हेल्प इन द एंड पोजीशन। दिस टेक्स सॉफ्ट टिश्यूज टू देयर फुल लेंथ एंड देयर आफ्टर द ब्रीफ पुश ऑफ द 3 to 5 seconds द स्ट्रेच मसल्स contract and the tendon and muscles exert force in the lengthen position। यानी इसमें क्या होता है, इसमें हमारी गतिशील अवस्था में अपनी स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, और इसमें ओरिजिनल अवस्था में आने की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसे हम गतिशील अवस्था में ही अपने उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा एक तरीका है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने का, एक अच्छा मेथड है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने का। अब बात करते हैं हम गाइडलाइंस टू हाउ टू डेवलप एंड इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी, यानी गाइडलाइंस फॉर हाउ टू डेवलप और इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो कुछ गाइडलाइंस हैं, हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना होता है। द डेवलपमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी शुड स्टार्ट अर्ली perfectly before the conclusion of the puberty. As the individual ages, the joint tissues thickening, cartilage decrease and depletion of muscles mass occur. All this effect can individual range of motion। यानी आपको फ्लेक्सिबिलिटी अपनी बढ़ानी है तो उसमें क्या हमें अर्ली जो एज होती है, जो अर्ली एज होती है उसी में हमको यानी आपको स्टार्ट कर देना चाहिए अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के तरीके, या अंडर ट्रेनिंग या जिम्नास्टिक होती है वो हमें ज्वाइन कर लेनी चाहिए, बट एज 4 या 5 साल की एज में हमें ये कर लेना चाहिए। एंड इसमें जेंडर भी डिपेंड, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जेंडर पर भी डिपेंड करती है। जो गर्ल्स होती हैं उनकी बॉडी में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू मेल, ठीक है। Warm up is the necessary before performing flexibility exercise in order to the avoid overstretching the muscle which may damage ligament or joint. A light warm up involving continuous dynamic effort, for example light running for 5 minutes will suffice। यानी जो प्रॉपर वार्म अप है, ये नहीं डायरेक्ट ही हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने लग जाएं, उससे पहले हमें प्रॉपर वार्मिंग अप चाहिए, या उसमें 5 मिनट आप स्प्रिंट कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। स्लो एंड डीप ब्रीथिंग हेल्प वाइल परफॉर्मिंग स्ट्रेच। यानी स्लो एंड डीप ब्रीथिंग जब ड्यूरिंग टू हम स्ट्रेच कर रहे हैं, जब वो ब्लास्टिक मेथड हो या वो डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड हो, तो उसमें क्या है स्लो एंड डीप ब्रीथिंग हेल्प वाइल परफॉर्मिंग स्ट्रेच, ठीक है। फॉर सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी द एक्सरसाइज शुड बी रिपीटेड 2 to 4 times। आपको अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है तो आपको रिपीटेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं आपने एक बार कर लिया फिर आप 7 दिन बाद कर रहे हो या 6 दिन बाद कर रहे हो, नहीं, आपको कंटिन्यूस रेगुलरली वो प्रैक्टिस करनी है और रिपीटेशन 2 से 4 बार बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज शुड बी डन एट लीस्ट 2 days एवरी वीक, यानी एट लीस्ट 2 days एवरी वीक, यानी वही रेगुलरली आपको 3 या 4 दिन या 2 दिन तो कम से कम आपको करना ही करनी है एक हफ्ते में, ठीक है। तो ये आपके बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट थे जो कि ये गाइडलाइन है जो आपको इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं। तो इस जो चैप्टर में जो हमारा ये मैंने दोनों टॉपिक आपको करा दिए, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसमें आपका भी एक टॉपिक रह गया कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, उसके भी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। फिर जो हमारा ये चैप्टर जो है 10 चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। आपको ट्रेनिंग जो आपका लास्ट जो है सर्किट ट्रेनिंग ये आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 ये कट हो गया, ठीक है, रिड्यूस हो गया, इसलिए ये चैप्टर लगभग खत्म है। उसके बाद फिर हम जो हमारा साइकोलॉजिकल एंड स्पोर्ट्स वाला चैप्टर है उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको जो मैंने दोनों टॉपिक कराए स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।